हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशंस। तो पहले मैं आपको 1 to 15 के सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम पर। फर्स्ट वाला आपका एक थ्योरी बेस्ड पर अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो ई जीरो, वी मस्ट बी जीरो। तो पहला ऑप्शन है जहां फील्ड जीरो होगी वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ठीक है ना, कि फील्ड जीरो हो तो वहां पर पोटेंशियल भी जीरो हो जाए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल का आप एक्सप्लेनेशन ऐसे ले लो। फर्स्ट में बोल रहा है ई जीरो तो वी मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों चीजें वहां पर जीरो होनी चाहिए। अब जैसे इसका एग्जांपल आप ये ले लो, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर आप इसके लिए बेस्ट एग्जांपल समझ के चलो। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड तो जीरो होती है बट पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल भी जीरो हो, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल जीरो हो, ई जीरो, ई मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो दूसरे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेगेटिव नंबर लेके आ जाओगे। तो बेस्ट है पहले क्लियर कर लो। तो पोटेंशियल जीरो, ई मस्ट बी जीरो, तो वी जीरो तो कंपल्सरी है, ई भी जीरो, ऐसा देखते हैं। अब जैसे आप एक डायपोल ले लो, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना, और डायपोल ले लो या इक्वल अपोजिट चार्जेस ले लो, बात एक ही है। अब ये सेपरेशन आर ले लो। अब चेक करो, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो है बट इस पी पॉइंट पर फील्ड जीरो नहीं होगी। दोनों की फील्ड जो होगी, इसकी फील्ड इधर की तरफ, सिमिलरली इसकी फील्ड भी इधर की तरफ ऐड हो जाएगी। तो पोटेंशियल जीरो है पर फील्ड पी पॉइंट पर नॉन जीरो है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, E इज नॉन जीरो, V मे बी जीरो। अब ये मे बी ऑप्शन लगा तो फील्ड नॉन जीरो हो पर पोटेंशियल मे बी जीरो हो जाए, ऐसा कहां पर होता है। तो जैसे आप इसके लिए ले लो रीजन, ऐसा रीजन जहां पर फील्ड नॉन जीरो मतलब फील्ड का वैल्यू समथिंग कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं पर पोटेंशियल वहां पर हमें जीरो मिल जाए, ठीक है ना। तो आप जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड तो नॉन जीरो है पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए वैलिड ऑप्शन हो गया। और इसका एग्जांपल आप यही याद कर लो कि डायपोल के सेंटर पर या फिर बाइसेक्टर लाइन पर फील्ड तो नॉन जीरो होती है पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां फील्ड नॉन जीरो और पोटेंशियल में का मतलब हो गया जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है वाली तो कहानी आपके सामने आ गई, नहीं हो सकता है वाली कहानी के लिए आप यहां पर ले लो 2q चार्ज। अब यहां ना फील्ड जीरो होगी ना यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी को वेरीफाई करते हैं। डी वाला कह रहा है पोटेंशियल नॉन जीरो, E कैन नॉट बी जीरो, मतलब जहां पर नॉन जीरो पोटेंशियल हो वहां पर फील्ड जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल तो ये रहा, यहां पर नॉन जीरो पोटेंशियल है पर आप देख रहे हो फील्ड जीरो है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा डिटेल से मैंने एक एक चीज समझा दी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन कैसे हमने लिंक करा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको पोटेंशियल का वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए। ये कह रहा है 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ -0.1 कूलम फ्रॉम ए टू बी, देन पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। Q वो चार्ज जिसको हम मूव कराते हैं इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा V। वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 20 जूल, चार्ज दे रखा है जैसा दे रखा है वैसा डालना पड़ेगा -1 कूलम, और डेल्टा V यहां से बिल्कुल आसानी से हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास आ गई -200 और यूनिट इसका हो गया वोल्ट। अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ए आई कैप और बी जे कैप इंटरसेक्ट्स सरफेस ऑफ एरिया ए। सरफेस का एरिया में ए दे रखा है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इफ द सरफेस लाइज इन वाई जेड प्लेन। अब देखो इसका मतलब, अगर सरफेस वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो मान लो ये वाई, ये जेड और ये एक्स ले लो और ये सरफेस ले लो आप, ठीक है ना। तो अगर ये सरफेस जिसका एरिया ए है वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो उसका एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा।
अब आप एरिया वेक्टर समझ गए कि ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। अब सिमिलरली अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में होता तो ये एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ आ जाता, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब आपको फ्लक्स निकालना है, डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो या बेसिक डेफिनेशन यूज कर लो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए वेक्टर ये रहा, डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। अब सिर्फ आई वाला है इसलिए जे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ई ए, ठीक है ना, तो सॉरी स्मॉल ए इंटू ए कैपिटल ए। तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला प्रॉब्लम, ये बोल रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर। पहले इसका एक बार कंसेप्ट समझो। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो सेंटर पर पोटेंशियल होता है ये हो गया सरफेस, ठीक है ना, ये हो गया सेंटर, ये डिस्टेंस हो गया आर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर की वैल्यू होती है 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब kq/r, और पोटेंशियल एट सरफेस हो गया kq/r। अब हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पोटेंशियल सेंटर के पोटेंशियल का हाफ हो। अब सेंटर का पोटेंशियल तो ये हो गया, हाफ इसका हो गया 3/4, तो वो सरफेस से बाहर आएगा। तो सरफेस से बाहर ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है x डिस्टेंस पर वो सेंटर का हाफ है। तो अब हम इस x को निकाल देते हैं, पर उसने क्या पूछा है, we have to find out distance of this point from the surface, ठीक है ना, सरफेस से हमें आंसर निकाल के देना है, हम सेंटर से लेते हुए चल रहे हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, जनरल फॉर्मूला लगाया kq/x इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर 3/2 kq/r। यहां पर kq वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 4/3r, बट ये x कहां से है, सेंटर से है, हमें कहां से चाहिए, सरफेस से। तो फ्रॉम सरफेस जब हम इसको निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस आर, यानी इसमें से हमें r हटाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा r/3। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, ये आपका थ्रेड चार्ज सिस्टम का प्रॉब्लम है। ये बोला 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव q चार्ज आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ l मीटर। तो ये दो चार्ज्ड बॉल्स हैं, l लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंड करी गई। अब क्या किया जा रहा है, द होल सेटअप इज टेकन इन सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। तो हम इसे ले जाते हैं सैटेलाइट के अंदर जहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है। जब कोई भी ग्रेविटी नहीं होगी तो mg नीचे की तरफ लगेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये चार्ज बिल्कुल 180 डिग्री पर हो जाएंगे। तो यानी इनका ओरिएंटेशन एक का राइट की तरफ और एक का लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो Q इधर, Q इधर, ये L हो गया और ये भी L हो गया। अच्छा, क्या पूछा गया है, द एंगल थीटा बिटवीन द टू स्ट्रिंग एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो एंगल थीटा, तो वो तो बहुत आसान हो गया, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी, और टेंशन जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कूलम फोर्स के बराबर होगी। तो टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास kq² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया कितना 2l, तो ये बना 4l²। तो ये मेरे पास टेंशन का वैल्यू आ गया। अब हम ऑप्शन मिला लेते हैं, तो पाई और kq²/4l², दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। ये बोला 2 balls A and B having equal charges are placed at fixed distance experiences force F। पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिन पर सेम चार्ज है, तो Q चार्ज ले लेते हैं, डिस्टेंस हम अपनी तरफ से R रख ले रहे हैं। इन दोनों को R डिस्टेंस पर रखने पर इनके बीच में F की फोर्स लगती है, तो फोर्स F का वैल्यू हो गया kq²/r²। अब ये बोला सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल, तो अब एक सिमिलर अनचार्ज्ड बॉल लाते हैं, उस अनचार्ज्ड बॉल को A से टच कराते हैं, तो दिस इज अनचार्ज्ड बॉल। तो जब हम इसे A से टच कराएंगे, अब क्या होगा, इन दोनों में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का चार्ज हाफ हाफ ना हो जाए। हाफ हाफ इसलिए क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल बोल रहा है। अगर डायमेंशन अलग अलग होते तो पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से करना पड़ता, जब तक चार्ज डिवाइड होता जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो आइडेंटिकल वाले में फायदा हो गया, यानी अब फाइनली जो चार्जेस मिलेंगे Q/2 Q/2। तो फाइनल डायग्राम ये रहा, A इधर,
बी इधर, बी पर तो एज इट इज चार्ज है, यहाँ का चार्ज q/2 हो गया, और अनचार्ज बॉल पर भी चार्ज आ गया q/2। अब इसको कहाँ रखा गया, बिटवीन द टू बॉल्स, तो इसको बीच में रख दिया गया, c नाम डाल देते हैं इसका, q/2 चार्ज। ये डिस्टेंस हो गया r/2, ये डिस्टेंस भी हो गया r/2। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस बॉल इज, अब हमें इस बॉल की फोर्स के बारे में पता लगाना है, ठीक है ना। तो ए वाला सी वाले के ऊपर इधर की तरफ रिपल्शन की फोर्स लगाएगा FAC, बी वाला सी वाले पर इधर रिपल्शन की फोर्स लगाएगा FBC। अब देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स बड़ा कौन सा फोर्स छोटा, तो पहले FAC का वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया K, और चार्ज का प्रोडक्ट लोगे तो q²/4, और डिस्टेंस हो गया r/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस r²/4। तो ये गया, तो FAC का वैल्यू तो F के बराबर ही आ गया, बट अभी बाकी ये चीज FBC निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया K, चार्ज का प्रोडक्ट हो गया q²/2, और डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया r²/4, तो ये बना 2kq²/r², दैट मींस आंसर हो गया 2F। अब नेट फोर्स देखनी पड़ेगी, तो BC की वैल्यू 2F है, AC की वैल्यू F है, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, F के बराबर। तो फाइनली F' की वैल्यू हो गई F के बराबर। तो अब जो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स है 2F - F, यानी F के ही बराबर है, तो ऑप्शन आप ढूंढोगे, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट। तो ये था आपका 6th प्रॉब्लम। अब चलते हैं 7th प्रॉब्लम पर। 7th प्रॉब्लम कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस placed at a distance r in air exert a force F on each other। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आसान, पर आने का मैक्सिमम चांस है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, मुश्किल नहीं है। ये बोले 2 पॉइंट चार्जेस placed at a distance r in air exert a force F on each other। तो ये रहे 2 पॉइंट चार्जेस, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वैल्यू q1 q2 ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें r दे रखा है, एंड दे एक्सर्ट अ फोर्स F। F की वैल्यू हो गई k q1 q2 बाय r²। ओके, अब क्या किया जा रहा है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r एट विच दे एक्सपीरियंसेस फोर्स 4F व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16। अब इनको मीडियम में भी डाल दिया गया, नया डिस्टेंस बताना है सच दैट फोर्स 4F हो जाए। तो देखो आप नया डिस्टेंस d ले लेते हैं, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में 16, और नई जो फोर्स है वो 4F हो गई। तो 4F की इक्वेशन बन गई, स्मॉल k की जगह आ जाएगा k/k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह k एप्सिलॉन नॉट, तो कैपिटल K नीचे, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां आ गया q1 q2 बाय d²। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 16 पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट मिला, इसकी जगह मैंने 16 इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया 64F इक्वल्स टू k q1 q2 बाय d²। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, डिवाइड मार लो, काम खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 1/64 इक्वल्स टू d² बाय r²। तो d की वैल्यू आ गई r/8। तो नया सेपरेशन चार्जेस के बीच का होना चाहिए r/8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो सिंपल था, बट थोड़ा सा आपको इसमें कंसेप्ट लगाना था, कैलकुलेशन करनी थी, बट प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट फिर से थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, तो आप देख लो अगर आपकी हुई हो। तो ये कह रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो कांस्टेंट फील्ड में रखा गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, या क्या एक्सेलरेशन इक्वल, हमें इन पे काम करना है। तो देखो बेटा, जब आप यूनिफॉर्म फील्ड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखोगे, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, चार्ज दोनों पर E के ही बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, बट मास दोनों का अलग अलग है। प्रोटॉन का मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम, तो फोर्स तो दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा बट डायरेक्शन इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। तो एक्सेलरेशन अगर आप इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो ये हो गया EE बाय ME, है ना, मास से डिवाइड किया, और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो गया EE बाय MP। तो दोनों के एक्सेलरेशन तो नहीं इक्वल है, ठीक है ना, हाँ फोर्सेस इक्वल है बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में सेम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो बात है 9th वाले प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, आसान है पर आपके में मेडिकल में बहुत ज्यादा आता है। ये कह रहे चार्ज वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.1 माइक्रोमीटर
तो हमें एक चार्ज्ड वाटर ड्रॉप दे रखी है और इस ड्रॉप का रेडियस हमारे पास है 0.1 माइक्रोमीटर, जिसको हम लिख लेते हैं 10⁻⁷ मीटर। इज इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में, अब कैसे इक्विलिब्रियम में होगी, तो इस चार्ज ड्रॉप पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी QE की, वो mg को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है ना, इसलिए ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में होगी। इफ चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज जो दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर दे रखा है। वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी हमें दे रखी है। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं। तो QE इक्वल्स टू mg, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो EE इक्वल्स टू m, मास तो दे नहीं रखा, तो हम डेंसिटी कंसेप्ट से ब्रेक करेंगे। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू g। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो 4/3 πr³ इंटू g बाई E। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, डेंसिटी 10⁻³ होगी, 4/3 पाई की जगह 3.1, नियरली 3 ले लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अच्छा r³, तो रेडियस हो गया हमारे पास 10⁻⁷, क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 10⁻21। g की जगह आ गया 10 और नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये यहां से गया 0.4 हो गया, तो नीचे मैं 4 रख रहा हूं और इसको 10⁻⁻20 बना के ऊपर भेज दे रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा डाटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आया हमारे पास 10⁻³ और ये नियरली 1.03 के आसपास हो गया, 1.03/4, ठीक है ना, और सारी 10 की पावर कैंसिल आउट हो गई। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बना 1030/4, तो तकरीबन ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 250 आ जाएगा। तो 1030/4 करोगे तो 250 से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखते हैं कितना आता है, तो 4 to 8 और बचा 2, 4 5 जा 20 और ये आ गया हमारे पास, इधर बचा 3 4 7 जा 28, तो 257 के आसपास। ये मैंने 3.1 लिया था, जबकि 3.142 लेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी और आगे चली जाएगी। तो अब आप 257 के आसपास का आंसर देख लो। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन पॉसिबल हमारे लिए, वो हो गया आंसर नंबर सी। तो इस तरीके से करके और आसान कर सकते थे कैलकुलेशन, 3.1 की जगह 3 डाल दो, ठीक है ना, तो भी आंसर जो होगा हमें नियर बाय में मिल जाएगा और हम अपने प्रॉब्लम को फटाफट से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 10th वाला प्रॉब्लम। ये बोला एट एनी पॉइंट x, 0,0 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस। तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी नीट एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। आसान है बट इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। पोटेंशियल दे रखा है और 1 मीटर पर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो आसानी से निकाल लेंगे। फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन यूज करते हैं, तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू -dv/dx आई कैप। dv/dx इसलिए क्योंकि पोटेंशियल x एक्सिस पर हमें दे रखा है, तो फील्ड जो हो गई वो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। dv/dx के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल की इक्वेशन को। 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर ऊपर जाती है नेगेटिव साइन के साथ और नीचे x से बढ़ जाती है। अब मैं सिखाते जा रहा हूँ, आप देखते जाओ। तो 1000/x हो गया, पावर कितनी है x की 1, तो ऊपर गया तो -1000 और नीचे x से बढ़ गया x²। पावर ऊपर गया तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ 3000, नीचे x³ हो गया। फिर पावर ऊपर गया -1500, नीचे x की पावर 4। अब क्योंकि हमें निकालना है x = 1 पर, तो dv/dx की वैल्यू एट x = 1, तो आप x की जगह 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3000, 14000 और ये बनेगा 5500। अब फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं, तो फील्ड की वैल्यू आ गई, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो माइनस यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5500, यूनिट हो गया इसका वोल्ट पर मीटर और आई कैप, ठीक है ना। अब आप इसका ऑप्शन ढूंढ लो, 5500 आई कैप वोल्ट पर मीटर, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो, वो तरीका ये है क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है, फील्ड सिर्फ आई कैप में ही आएगी। अब आई कैप में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बिना सॉल्व किए भी इस तरीके से स्मार्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ये भी तरीका। हाँ, सॉल्व करने की जरूरत तब पड़ेगी जब एक से ज्यादा आई कैप वाले हैं। अब एक ही आई कैप वाला है तो फिर तो सोचना ही नहीं, टिक मार के आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है 11th वाला, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। तो ये हमारे पास हॉलो कंडक्टर है
तो और इसको चार्ज क्यू का दिया गया, रेडियस इसका आर है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो हम सेंटर से सरफेस पर एक चार्ज लाना चाहते हैं स्मॉल क्यू का, और यहां से यहां चार्ज स्मॉल क्यू को ले जाने का वर्क डन कितना होगा। अब क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, इन ए और बी का पोटेंशियल चेक करोगे तो वो v हो जाएगा, यानी के क्यू बाई आर ही हो जाएगा। अब क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी तो हो गया जीरो क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए वर्क डन हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो ऑप्शन आप ढूंढोगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12th पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 ये कह रहा है, ये एक आपका सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। ये बोलता है if a positively charged pendulum is oscillating in uniform electric field as shown in the figure, its time period as compared to that when it was uncharged। तो जब uncharged होगा तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है ना, ये हो गया पुराना टाइम पीरियड। अब नया टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड चार्ज होने के बाद हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव क्या हो गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अब वो देखना पड़ेगा कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो चार्ज के ऊपर क्यू ई ऊपर लगा, नीचे एम जी लगा, तो चार्ज होने से, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होने से जो नेट फोर्स आ गई या जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई वो हो गई जी माइनस क्यू ई बाई एम, यानी जी इफेक्टिव की वैल्यू घट गई। तो एज पेंडुलम इज चार्ज्ड, तो न्यू केस के अंदर जी इफेक्टिव कम हो गया। अब जी इफेक्टिव कम हो गया तो टाइम पीरियड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, तो विल इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक कंसेप्चुअली ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा किस तरीके से अटेम्प्ट किया। अगर यही निगेटिव कर देते, अब क्यू ई नीचे हो जाता, जी इफेक्टिव बढ़ जाता, टाइम पीरियड का वैल्यू कम हो जाता, तो ऑप्शन फिर जाता विल डिक्रीज। ऐसे करके आप सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 13th प्रॉब्लम, ये बोला है एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ सेम साइज। तो ये एन ड्रॉप्स है हमारे पास, सेम साइज की है, आर चार्ज टू वी वोल्टेज, तो हर किसी का चार्ज हमारे पास वी वोल्ट है। इफ दे कोलिज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, तो ये एक बड़ी लार्ज ड्रॉप बनाते हैं। बड़ी ड्रॉप का रेडियस बड़ा आर ले लो, ये स्मॉल आर हो गया। ओके, ऐसी एन ड्रॉपलेट्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। सिंपल है, देखो वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, तरीका ही है। तो इन पे चार्ज क्यू ले लो हर ड्रॉप पर, और बड़ी ड्रॉप का बड़ा चार्ज क्यू ले लो। तो n टाइम्स स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। रेडियस का कंपैरिजन करने के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन करा दो, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये गया और यहां से कैपिटल आर की वैल्यू आ गई n की पावर 1/3 स्मॉल आर। अब बड़ी ड्रॉप बाय छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, तो के क्यू बाय बड़ा आर बाय के क्यू बाय स्मॉल आर, और इसके अंदर वैल्यू डाल दो। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, वी वी बाय वी सी, क्यू की जगह कितना एन क्यू और कैपिटल आर की जगह एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा एन की पावर 2/3। तो बड़ी ड्रॉप बाय छोटी ड्रॉप के जो पोटेंशियल का रेशियो होता है वो होता है एन की पावर 2/3। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट याद कर लो। अच्छा, क्योंकि छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल वी दे रखा है, तो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल हो जाएगा n की पावर 2/3 इंटू वी हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, जरूर आपको आना चाहिए। 14th प्रॉब्लम पर चलते हैं। 14th प्रॉब्लम ये कह रहा है पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू एस अलोंग पाथ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस के थ्रू हम लेकर के आ रहे हैं स्मॉल क्यू के चार्ज को। ओके, अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। P का कोऑर्डिनेट a, b, 0, सिमिलरली Q का, R का और S का। हमें क्या पता करना है, वर्क डन बाय द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड नहीं, बाय द फील्ड। तो वर्क डन बाय द फील्ड, पहले इसका फॉर्मूला समझो। ये हो गया माइनस क्यू डेल्टा बी, अगेंस्ट द फील्ड होता प्लस क्यू डेल्टा बी, ठीक है ना। इन द प्रोसेस इज गिवन बाय, तो अब ये कैसे निकालोगे, इसके लिए हमें डेल्टा बी निकालना पड़ेगा। डेल्टा बी होता है माइनस फील्ड, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, ई डॉट डेल्टा आर लिख लो। अच्छा, ई तो हमें दे ही रखा है और वो इन टर्म्स ऑफ ई लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ लेते हुए चल लेते हैं। तो ई वेक्टर की वैल्यू ई आई कैप, डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया एस और इनिशियल हो गया पी। तो एस का कोऑर्डिनेट माइनस पी का कोऑर्डिनेट करो और आई जे के लगाते जाओ। तो एस का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0
और P का कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो रिजल्ट आ गया माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप और के कैप वाला टर्म जीरो हो गया। अब पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ई डॉट डेल्टा आर का वैल्यू हमारे पास आ गया, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, तो सिर्फ आई का टर्म है माइनस ई है। अब डेल्टा वी की वैल्यू ले लेते हैं, तो डेल्टा वी की वैल्यू के लिए ये रिजल्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ई है, ठीक है ना। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई दोनों पॉइंट के बीच का। अब वर्क डन बाय द फील्ड ये हो गया माइनस क्यू का चार्ज हम ले जा रहे हैं और डेल्टा वी की जगह आ गया हमारे पास ई ए, तो माइनस क्यू ई ए ये वर्क डन की वैल्यू आ गई बाय द फील्ड, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, वर्क एनर्जी टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 15th। अगेन वर्क डन का है बट अब डायपोल का वर्क डन है, तो ये कह रहा है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डायपोल थ्रू 180 डिग्री इन फील्ड फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन इज। तो डायपोल को डिफ्लेक्ट कराने के वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला होता है पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आप डायपोल को डिफ्लेक्ट करा रहे हो कहां से कहां, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो पुट कर दो इसके अंदर, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी cos 0 हो जाएगा 1, cos 180 हो जाएगा -1, फाइनल आंसर आ जाएगा 2p। ये एक आसान प्रॉब्लम हो गया, आंसर नंबर बी करेक्ट। तो ये थे आपके 1 to 15 तक के सॉल्यूशन। अब आप देखना नेक्स्ट 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखने जा रहे हैं 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉब्लम आ रहा है 16 वाला प्रॉब्लम। ये बोल रहा है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या सॉरी द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलोज द पाथ एज शोन इन द फिगर। तो फील्ड लाइंस कौन सा पाथ फॉलो करेंगे हमें वो बताना। देखो बेसिक प्रॉपर्टी, जब भी किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना, तो कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 हो जाती है, और जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के आउटर सरफेस तक रहती हैं और उसके परपेंडिकुलर रहती हैं। तो ये पॉइंट यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to surface of conductor। तो अब हमें और अंदर पूरी तरीके से इनसाइड द कंडक्टर फील्ड वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंडक्शन होगा, और इंड्यूस चार्जेस जो होंगे एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देंगे। अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढो, तो ये तो हो नहीं सकता, कारण कि ये फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी एंगल से नहीं दिख रही। ये नहीं हो सकता क्योंकि अंदर की तरफ फील्ड पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, इस तरीके से आकर के ये फील्ड लाइन यहां से निकली, अंदर पूरी तरीके से फील्ड लाइन 0 हो गई। दैट मींस फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट मींस आंसर नंबर डी करेक्ट है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी काम का है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम 17 पर। अगेन फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। बोला 3 पॉजिटिव चार्जेस और ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। ठीक, तो यहां से निकल के यहां जाने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये फील्ड लाइंस हो गई इस तरीके से। ठीक, सिमिलरली इसकी फील्ड लाइंस भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यूं करके ये फील्ड लाइंस का पाथ स्केच हो जाएगा। अब आप इसमें से ऑप्शन मिला लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड लाइन इंड्यूस्ड फील्ड नहीं वो बनाती है, पर वो यहां नहीं आती, वो आती है आपकी जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक चार्जेस की फील्ड है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव में तो फील्ड लाइन जाने से रही। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज लूप नहीं बना सकती। एक एक ऑप्शन अच्छी तरह समझना। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे हिसाब से मैच ही कर रहा है। ये भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए सी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 18 प्रॉब्लम कह रहा है इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कैपिटल Q इज। तो इस कैपिटल Q पर लगने वाला हमें फोर्स निकालना है। देखो इस Q और Q के बीच के फोर्स का नाम F कर लेते हैं। ठीक है ना, F का वैल्यू बाद में देख लेंगे। तो अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F हो गया तो ये 2F, ये 3F, ये 4F। तो हमेशा पहले डायगोनली अपोजिट वालों को निपटाओ। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है।
2Q और इधर 4Q और यहाँ पर कैपिटल Q है, तो इसकी वजह से फोर्स F इधर आ गई, इसकी वजह से फोर्स 3F इधर आ गई, बचा कितना 2F, वो भी इधर की तरफ। सिमिलरली अब इन दोनों को देखोगे, इसकी वजह से 2F इधर जाएगा और इसकी वजह से 4F इधर आएगा, बचा कितना 2F इधर की तरफ। तो फाइनल कंफिगरेशन में 2F इधर और 2F इधर और दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इधर आ गया और वो हो गया 2√2F। तो ये हो गई हमारे पास नेट फोर्स, ठीक है ना। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 2√2 टाइम्स F। अब बस वैल्यू डाल देते हैं, तो 2√2 F की वैल्यू होगी K, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हुआ, डायगोनल का आधा, डायगोनल हो गया √2a, तो ये हो गया a/√2। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, तो a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये बना 2 और 2 4 से कैंसिल हो गया, तो √2 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय a स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। अब आप ऑप्शन में लाओ, तो Q √2, तो वो तो हमें दिख रहा है A में भी और वो हमें दिख रहा है C में भी, तो इसलिए B और D तो गए। पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, तो पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया ना अब आसानी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 19th नंबर प्रॉब्लम है, ये कह रहा है बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग देन इट्स वेट। तो अगर किसी बॉडी को रब करके आप चार्ज करते हो तो उसका वेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए हैं या वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो जिस बॉडी पर भी चार्ज जाएगा, जैसे मान लो किसी अच्छा इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, प्रोटॉन तो जाने से रहा क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जिस बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे उससे दूसरी बॉडी पर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका मास कम हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास बढ़ जाएगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया 19th नंबर। अब आते हैं 20 पर। 20 में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये बोल रहा है इंडक्शन इफेक्ट द चार्ज नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्ज पे फर्क पड़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं पड़ता, जबकि उल्टा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, यानी जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चेंज होता है, नेट चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट ध्यान से समझना है। ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन, आफ्टर कंडक्शन बिटवीन टू कंडक्टर देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, दो कंडक्टर को अगर कनेक्ट करोगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन, आफ्टर कंडक्शन बिटवीन टू कंडक्टर देयर चार्जेस बिकम्स इक्वल। तो चार्जेस इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके डायमेंशन के ऊपर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी, मूविंग चार्जेस डज नॉट प्रोड्यूस, भाई वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 20 में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। अब 21 पर आते हैं। 21 कह रहा है 3 चार्जेस ईच स्मॉल क्यू कूलम आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन वाले चार्ज पर फोर्स निकालनी बड़ा आसान है। देखो इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, हमें इस पे फोर्स निकालनी है। इसने इधर फोर्स लगाया F, इसने इधर लगाया F। अब दोनों का रिजल्टेंट हम ढूंढ लेते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो या कंपोनेंट कर लो, बात एक ही है, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो एफ नेट का फॉर्मूला लगाया √A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है ना, और कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 90 प्लस 30। अब कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 होगा, तो ये हमारे पास आया √F² माइनस 2F² और साइन 30 हो गया 1/2। ये यहां से गया F² से F² गया, तो फाइनल आंसर F आ गया। हो गया ना सिंपल सा। तो आंसर मिला हमें KQ²/D²। अब आप ऑप्शन मिला लो, KQ²/D², ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 22 प्रॉब्लम कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ एयर देन इन ऑयल इज 25 and 5 न्यूटन। तो एयर में जो फोर्स है वो हमें दे रखी है 25 न्यूटन और ऑयल में जो फोर्स है वो हमें दे रखी है 5 न्यूटन। देन वी हैव टू फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। तो बड़ा आसान है, तो ऑयल के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है वो एयर बाय के हो जाती है, ठीक है ना, के जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है।
एफ ऑयल हो गया 5, ये हो गया 25, तो के की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई और ये हो गया 5, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 23 पर। 23 कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इफ पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो भी ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है बट पॉइंट चार्ज सेंटर पर नहीं है, पॉइंट चार्ज यहां पर है। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर पार्ट ऑफ सरफेस एंड नेगेटिव फॉर सम, ऐसा नहीं है। तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। टोटल फ्लक्स डिपेंड अपॉन रेडियस, बिल्कुल नहीं करता। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये भी गलत है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, ये भी गलत है। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया। देयर इज नो पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर फ्लक्स है जीरो फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हम 24 पर। 24 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम इसको लेते हुए चल रहे हैं। अब इसकी वजह से हमें फील्ड बतानी है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इन साइड में फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, आउटसाइड में इनवर्सली होती है। तो ग्राफ अंदर स्ट्रेट लाइन, बाहर डिक्रीजिंग या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल लो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। ये आपका एक सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम 25 पर। 25 भी सिंपल प्रॉब्लम है, आपको बेसिक है, याद होना चाहिए। ये बोल रहा है कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। तो रिंग का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। रिंग में जो E वर्सेस X ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि होता है R/√2 पर, इस जगह पर फील्ड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू 2/3√3, ये भी याद होना चाहिए, KQ/R² होती है। तो ऑप्शन हो गया फिलहाल सी करेक्ट। अब आते हैं हम 26 पर। 26 कह रहा है फॉर द आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। तो ये कंडक्टर आपको दे रखा है, पोटेंशियल एट ABCD R रिस्पेक्टिवली। अब देखो कंडक्टर के अंदर, बाहर, अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। तो ABC तो अंदर हो गए, D सरफेस पर हो गया, इन सब जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो VA, VB, VC और VD आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस थ्योरी बेस में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 27 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो भाई एक्सियल लाइन और डायपोल में जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट की तरफ होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे लिए बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 28 पर। 28 कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at an angle of 30 degree with the electric field of intensity this much, experiences a torque of 4 Newton meter, calculate the charge on the dipole if the dipole has length 2 centimeter। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, डायपोल के ऊपर लगने वाली टॉर्क का फॉर्मूला लगाया PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4 न्यूटन मीटर, डायपोल मोमेंट हो गया QD और साथ में E, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 4 चार्ज हमें निकालना है और सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 की पावर -2। फील्ड की जो स्ट्रेंथ दे रखी है वो 2 × 10 की पावर 5 दे रखी है, और साइन 30 1/2 हो गया। यहाँ से आप बड़े आराम से क्यू का वैल्यू निकाल लोगे, मैंने निकाला हुआ है यार 2 × 10 की पावर -3 कूलम, यानी 2 मिली कूलम हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 29 पर। ये आपका VR ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। आपको पता करनी है फील्ड एट R = 5 मीटर। और फील्ड क्या होती है? फील्ड होती है -dV/dr और dV/dr, और dV/dr क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो हमें स्लोप निकालना है। अब 5 वाले पर आप स्लोप चेक करोगे तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्लोप सेम रहता है। तो स्लोप की वैल्यू हो गई नेगेटिव tan थीटा। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस 5 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया हमारे पास 2। तो माइनस का स्लोप आएगा 5/2, तो आंसर आ गया प्लस का 2.5 यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन हो गया प्लस 2.5 वोल्ट मीटर मीटर, दैट मींस ए करेक्ट हो गया। ये था आपका 29th प्रॉब्लम। अब आते हैं 30th प्रॉब्लम पर। 30th प्रॉब्लम कह रहा है a ring of radius r carries a uniform distributed charge plus q। तो ये रही रिंग और इस पे प्लस q का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से 2r डिस्टेंस पर माइनस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट देन द पार्टिकल। तो आप इसे यहां से छोड़ोगे तो एसएचएम तो नहीं करेगा। एसएचएम सिर्फ तब करता है जब x की वैल्यू यानी जिस पॉइंट से रिलीज किया जाए रेडियस ऑफ रिंग के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होती है। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा बट एसएचएम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ये भी कंसेप्चुअली अच्छा सवाल माना जाता है, आपका इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आप इसको देखो और फटाक से टिक मार दो। तो ये थे आपके 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में 31 से 45। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखने जा रहे हैं 31 से लेकर के 45 तक के सॉल्यूशन। तो 31 फिर से आपका थ्योरी बेस्ड है और मैं पीछे सेक्शन में अभी जब इस कंडक्टर को फील्ड में रखा था उसमें भी इसको बताया था मैंने। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना कंडक्टर में फील्ड लाइंस उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, अंदर नेट फील्ड हमेशा जीरो रहती है। तो ऑप्शन सीधे सीधे बी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से आपका सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें फील्ड लाइंस दे रखी हैं, यूनिफॉर्म है। अब हमें बताना है पी क्यू आर एस में से कहाँ का पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी यूज करो, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता चला जाता है। तो जो पॉइंट फील्ड में जितना आगे होगा उसका पोटेंशियल उतना कम होगा। तो पी क्यू आर एस में से चेक कर लो, सबसे आगे पी वाला पॉइंट है, यानी इस जगह पर पोटेंशियल मिनिमम होगा और इस जगह पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, है ना। और Q और S पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया ये पॉइंट। तो ऑप्शन हमें मिनिमम का देना है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका अच्छा प्रॉब्लम है, लिखो इंपॉर्टेंट इसको, और इसको मैं डिराइव करके दे रहा हूं, आप आंसर याद रखना, ठीक है ना। ये कह रहा है कैपिटल Q चार्ज इज गिवन टू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, वर्क डन टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चार्ज Q ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो हम एक स्फीयर पर कैपिटल Q का चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कैपिटल Q का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो वर्क डन, अब इसमें हम लोग क्या क्या अजम्पशंस लेते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि जो चार्ज हम इसके ऊपर ला रहे हैं वो हम इन्फिनिटी से उठा उठा के ला रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो किसी इंस्टेंट तक Q चार्ज डिपॉजिट हो चुका है और हम DQ का चार्ज इसके ऊपर ला करके डिपॉजिट करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ चार्जिंग और इस एनर्जी को बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर आप ये DQ का चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट कराओगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा DQ इंटू डेल्टा बी, ठीक है ना, Q डेल्टा बी के हिसाब से। तो DW हो गया DQ और डेल्टा बी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया इसके सरफेस का पोटेंशियल, वो हो गया हमारे पास KQ बाय R, और इनिशियल आप समझिए जीरो क्योंकि हम इन्फिनिटी से उठा करके ला रहे हैं। तो वर्क डन इन सेल्फ चार्जिंग का हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हुआ। तो DW इज इक्वल्स टू DQ इंटू KQ बाय कैपिटल R, और इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल Q तक। तो वर्क डन आ गया, K और R तो बाहर गया, Q DQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो मैं उसको लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, K को अगर आप ओपन करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q स्क्वायर बाय R। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एक और तरीके से निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के, पर वो कैपेसिटर के बाद है, बता भी दे रहा हूं, ठीक है ना, सुन लो। अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है Q चार्ज के स्फीयर की, तो फॉर्मूला यूज करो हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटेंस वाला, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर KQ बाय R, यही आंसर आ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, बट वो कैपेसिटर के अंदर था, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेथड आपको दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है 34। ये बोल रहा है 2 पार्टिकल ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:2। तो हमें जो 2 पार्टिकल दे रखे हैं उनका मास का रेशियो 1:2 है एंड चार्जेस इन द रेशियो 1:2, तो 1:1 सॉरी। तो चार्जेस का रेशियो बराबर है, मतलब दोनों के चार्जेस इक्वल है, ओके। आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड एंड अलाउड टू मूव फॉर सम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर इनको मूव कराया जाता है। तो ये Q चार्ज हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, QE का फोर्स लगा, ठीक है ना। तो QE का फोर्स लगा और हम इसे मूव करा रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी V ले लेते हैं। T टाइम के बाद हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देना है। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, वो हो गई U + AT, U वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो V की वैल्यू हो गई AT, A की जगह आ गया QE/m × T। अब काइनेटिक एनर्जी
फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ m पड़ा रहने दो, v स्क्वायर आ गया q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, m से m कैंसिल कर देते हैं, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m। अब चेक करो, e दोनों के लिए सेम है ना, और t दोनों के लिए सेम है, सेम टाइम तक हम इनको एक्सेलरेट कराते हैं। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया, तो यहां से आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाय m, 2 भी कॉमन हो गया दोनों के लिए, ठीक है ना। अब रेशियो बहुत आराम से आ गया, तो k1 बाय k2 का रेशियो आ गया q1 बाय q2 का होल स्क्वायर टाइम्स m2 बाय m1। अब सिंप्लीफाई कर लो, q1 बाय q2 रेशियो हो गया 1, m2 बाय m1, m1 बाय m2 तो 1:2 है, तो m2 बाय m1 हो गया 2:1, तो आंसर आ गया 2:1। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमारे पास 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 35 बोल रहा है, टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर हैव चार्जेस 10 and -90 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ F न्यूटन। तो जो F न्यूटन की फोर्स हो गई वो हो गई K, Q1 Q2 यानी 10 माइक्रोकूलम 90 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब क्या किया गया, इफ दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस, तो अब कॉन्टैक्ट में लाए, तो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद ये हो गया बिफोर कॉन्टैक्ट का डायग्राम। तो बिफोर में -10 माइक्रोकूलम इधर था, 90 माइक्रोकूलम इधर था, डायमेंशन सेम लेते हुए चल रहे हैं, तो तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक आधे आधे ना हो जाए। तो टोटल चार्ज हो गया 80, तो इस पे आया 40 माइक्रोकूलम, इधर आ गया 40 माइक्रोकूलम, ये हो गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्स बतानी कितनी होगी, तो K 40 माइक्रोकूलम बाय R स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है, तो F बाय F डैश का रेशियो हो गया, ऊपर आ गया 9, या आ गया 16, तो F डैश की वैल्यू आ गई 16 बाय 9 F। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन हो गया सी करेक्ट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, आसान सिंपल कैलकुलेटिव प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 कह रहा है, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज हो गई, तो इसका तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सीधे सीधे डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 37 प्रॉब्लम है, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट which are then kept at some distance, the force between them will be maximum when the two parts having charge। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिखो, आंसर रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कैपिटल क्यू के चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो एक तो मान लो स्मॉल क्यू, एक हो गया क्यू माइनस क्यू। अब इनको हमने आर डिस्टेंस पर रखना है सच दैट फोर्स मैक्सिमम हो, तो फोर्स की वैल्यू हो गई के क्यू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना। अब स्मॉल क्यू की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट फोर्स मैक्सिमम हो, तो फिलहाल अगर कोई भी चीज मैक्सिमम होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम dF बाई dr नहीं, ध्यान रखना dF बाई dq, क्योंकि चार्ज वैरी कर रहा है, इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए q को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो k क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब करो डिफरेंशिएट, तो dF बाई dq इक्वल्स टू k बाई आर स्क्वायर टाइम्स q के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, यहां बचा कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल्स टू मैंने डाल दिया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q बाई 2, यानी यहां से पता चला कि जब हम दो चार्जेस को आधा आधा करते हैं तब उनके बीच में लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होती है, इसलिए डायरेक्ट याद रखना इस रिजल्ट को। तो ऑप्शन हमारे पास हो गया ए करेक्ट। 38 पर आते हैं, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फंसना नहीं है बिल्कुल। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि वो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है ना। तो ये रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन इसमें मैच नहीं करेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, 39। ये कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1 कूलम the number of excess electron in this process, तो बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बेस चार्ज है, Q is equals to Ne, ठीक है ना। अब यहाँ पर Q की वैल्यू -1 कूलम है, तो मैं तो मैग्नीट्यूड डाल रहा हूँ ताकि हमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल जाए, माइनस साइन वैसे भी इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, 40 नंबर प्रॉब्लम। Order two conducting sphere of radii R1 and R2 have equal surface charge density, then the ratio of their charges is। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज Q1 ले लो, एरिया हो गया स्फीयर का 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का हो गया Q2 अपॉन 4 पाई, अच्छा स्मॉल r दे रखा है तो मैं इसको भी रेडियस को स्मॉल r1 स्क्वायर लिख लेता हूँ, r2 स्क्वायर। नाउ द रेशियो ऑफ टू चार्जेस बड़े आराम से आ गया Q1 बाई Q2, और ये हमारे पास आ गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट मिल जाएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 41 पर। ये कह रहा है टू मेटलिक स्फीयर ऑफ सेम मास आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो इनको इक्वल और अपोजिट चार्जेस दिए गए, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इंक्रीजेस, मास ऑफ बोथ रिमेन सेम, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर इंक्रीजेस, या कौन सा ऑप्शन? देखो बेटा, जब आप स्फीयर को एक को पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक्सेस है और इसके पास डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन मास के साथ ही बाहर आएगा ना, तो इसका मास से हो जाएगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा, और इसका मास से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का मास डिक्रीज कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाले का मास इंक्रीज कर जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आसान पर कंसेप्चुअल सवाल था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, 42। ये प्रॉब्लम बोल रहा है 4 इक्वल चार्जेस ईच स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो ये रहा स्क्वायर और स्मॉल q के चार्जेस इसके चारों कॉर्नर पर रखे गए, साइड इसका a दे रखा है, ओके। देन द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द 3। तो किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला कूलम फोर्स निकालना है। देखो इसकी और इसकी वजह से फोर्स हम F ले लेते हैं, तो इसने इसको रिपेल किया F इधर और इसने इसको रिपेल किया F इधर, ये डिस्टेंस हो गया √2a। तो इसकी जो फोर्स आ गई वो हो गई kq स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, दैट मींस F बाय 2। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो 90 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड वाले का जो रिजल्टेंट होता है वो √2 टाइम्स F होता है। तो नेट फोर्स हो गई इधर ही की तरफ, इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया √2f और साथ में मिल गया F बाय 2। तो फाइनली आ गया 2√2 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स F। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो F नेट की वैल्यू आ गई 2√2 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स F। F हो गया kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, 2√2 प्लस 1 kq स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, आ गया होगा आपको समझ। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 43 पर। तो two charges of -4 माइक्रोकूलम and +4 माइक्रोकूलम are kept at these point। अच्छा, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मीटर में दे रखे हैं। लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज। तो अब ये इस तरीके का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट लिख लो, आपको आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म हम यूज करेंगे डायपोल का। सबसे पहले डायपोल मोमेंट निकालते हैं। फॉर्मूला हो गया Q डी वेक्टर। डी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम और डी वेक्टर हो गया कहां से कहां, ये नेगेटिव तो रखा गया है हमारा इस पे और पॉजिटिव रखा गया है इस पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो पॉजिटिव वाला माइनस नेगेटिव वाला, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट करके आई जे के लगा देते हैं। तो 2 -1 विच इज 1 आई कैप। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 -0 यानी -j कैप। नेक्स्ट है 5 -4 प्लस 1 k कैप। तो ये हमारे पास आ गया डायपोल मोमेंट का वैल्यू। अब टॉर्क निकालनी है। फील्ड हमें दे रखी है और फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे रखी है 0.2 क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो चीज आ रही है ये यूनिट आ रहा है कूलम इनटू मीटर, ठीक है ना। तो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैप, इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 100 से डिवाइड, दैट मींस ऊपर हो जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर आई कैप। अब आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना। तो P वेक्टर तो हो गया, इसमें 4 माइक्रोकूलम को अलग ले लो, माइक्रो को भी निपटा दो 10⁻⁻⁷, ठीक है ना।
अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और साथ में ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख लो 20। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा डायपोल मोमेंट का वेक्टर। अब फील्ड का वेक्टर में हमारे पास आ गया आई कैप, क्योंकि 0.2 यानी 20 वोल्ट पर मीटर मैंने न्यूमेरिकली पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो रिजल्ट आ गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट लो, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस आई, ठीक है ना, तो जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे हमारा किसके बराबर, के बराबर, जे क्रॉस आई माइनस के। अच्छा, के क्रॉस आई ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में जे के बराबर हो गया, तो प्लस जे कैप। तो फाइनल रिजल्ट आ गया टॉर्क का 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है ना, और साथ में आ गया के कैप प्लस जे कैप। बट ऑप्शन देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के देना है, तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारे लिए हो गया 8√2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो ये था 43 नंबर प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, आपको ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 44, ये बोल रहा है 3 चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट द, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम में जब इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए सीधे आप इसमें आंसर लिख करके चले आओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं, तो स्मॉल क्यू के तीनों चार्जेस इसके वर्टेक्स पर आ गए। तो चार्ज नीडेड एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो साइड इसकी ए ले लो। तो हमें यहां पर चार्ज पता करना है, क्यू नॉट ले लो, ये सेंटर हो गया, सेंटर का डिस्टेंस a/√3 होता है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब ये क्यू नॉट का हमें मैग्नीट्यूड भी पता करना है, साथ में साइन भी पता करना है, सच दैट ये जो क्यू वाला चार्ज है यानी कॉर्नर वाला चार्ज है इक्विलिब्रियम में आ जाए। आज देखते हैं, तो इस चार्ज ने इसको रिपेल किया एफ से, इसने इसको रिपेल किया एफ से, 60 डिग्री एंगल हो गया, तो रिजल्टेंट हो गया √3f। तो सिचुएशन ये बन रही है कि ये क्यू को बाकी दोनों क्यू मिल करके इधर रिपेल करा रहे हैं √3f की फोर्स लगा करके, तो ये जो क्यू नॉट होना चाहिए ये इस क्यू को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने अभी साइन तो लिया नहीं, तो मान करके चलते हैं इसने भी इसको रिपेल किया f' की फोर्स लगा के। अब अगर ये क्यू इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इससे मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो फॉर क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम f' प्लस √3f इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, f' की वैल्यू तो k q नॉट q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना a/√3, तो a/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² 3 मैंने ऊपर लगा दिया। अच्छा, प्लस √3 टाइम्स f हो गया हमारा इन दोनों के बीच का फोर्स, वो हो गया kq² बाय a² और इक्वल टू 0। यहां से क्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -q/√3, यानी सेंटर पर रखा हुआ चार्ज, ठीक है ना, कॉर्नर वाले चार्ज का 1/√3 होना चाहिए और साइन उसका अपोजिट होना चाहिए। अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ए करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पर, ये भी आपका कंसेप्चुअल है। इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, इसमें भी बहुत से बच्चों का नेगेटिव हो गया होगा, कुछ सोच रहे होंगे आंसर कुछ और है। तो यूनिफॉर्म फील्ड एरिया, ऑल पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फील्ड के पैरेलल चलने पर पोटेंशियल कम होता है, अपोजिट चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। नो टू पॉइंट कैन हैव सेम पोटेंशियल, नो टू पॉइंट कैन हैव सेम पोटेंशियल, ऐसा भी नहीं है। वो पॉइंट्स जो फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, इक्विपोटेंशियल कहलाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पेयर ऑफ पॉइंट्स सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस मस्ट हैव सेम पोटेंशियल, मस्ट हैव सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब इसका समझो, दो पॉइंट्स ले लो जिनका डिस्टेंस सेम हो, तो ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, तो आप इन्हीं को ले लो। ये दोनों पॉइंट मैंने इधर डी डिस्टेंस पर ले लिए और ये दोनों पॉइंट मैंने इधर डी डिस्टेंस पर ले लिए। अब मेरे को बताओ, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया, पर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 नहीं हुआ। तो दो पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हो, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचा फिर हमारे पास, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कंसेप्चुअल टेस्ट के सारे कंसेप्चुअल सवाल समझ आ गए होंगे, अच्छे से पता चल गया होगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब आप मूव करना नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। थैंक यू सो मच।